बीजेपी के राम बनाम कांग्रेस की मीरा, रामनाथ कोविंद का नॉमिनेशन, कौन बनेगा राष्ट्रपति, सुबह 10 बजे से बड़ी कवरेज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। जी हां, एबीपी न्यूज पर आगाज हो रहा है इस वक्त की एक बड़ी कवरेज का। अब से ठीक 1 घंटे बाद यानी 11 बजे संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मुख्यमंत्रियों के साथ रामनाथ कोविंद के साथ जाएंगे लोकसभा सचिवालय, लोकसभा सचिव के पास, और रामनाथ कोविंद का नामांकन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर उनकी दावेदारी को पेश किया जाएगा। मगर यह मुकाबला दिलचस्प क्यों है? कहने को रामनाथ कोविंद के पास 63% वोट्स हैं, मगर यह पहली बार है एक अरसे के बाद जब विपक्ष में ऐसी एकता दिख रही है जिसमें लेफ्ट, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस सब एक मंच पर हैं। मगर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, नीतीश कुमार गायब हैं। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से रामनाथ कोविंद को अपना समर्थन दिया है, जिसे लालू प्रसाद यादव ऐतिहासिक भूल करार दे रहे हैं, क्या वो उनके संबंधों में दरार लाएगा? ये तमाम सवालात हैं जिसकी वजह से आज के बड़ी कवरेज होगी। बड़ी बातों के लिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपनी सहयोगी अमांद्रा का। शुक्रिया अभिसार। थोड़ी ही देर में रामनाथ कोविंद नामांकन दाखिल करने के लिए संसद की तरफ जाएंगे। बड़ी बातें आपको बताते हैं, उससे पहले क्या है राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी बातें, ये आपको बताते हैं, इन पर नजर डालते हैं। नामांकन के लिए निकल चुके हैं रामनाथ कोविंद, संसद भवन की तरफ वो जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे, कई कद्दावर नेता भी होंगे वहां पे बीजेपी के, और रामनाथ कोविंद नामांकन भरने के लिए निकल चुके हैं संसद की तरफ। मौजूदगी रहेगी प्रधानमंत्री मोदी की भी। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं रामनाथ कोविंद, इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे। सुबह 11 बजे संसद भवन में वो अपना नामांकन भरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत 40 नेता मौजूद रहेंगे बीजेपी के। कांग्रेस ने मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से ये पूरी लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। दलित बनाम दलित ये कॉन्टेस्ट हो गया है। मीरा कुमार को कल सर्वसम्मति से उनके नाम पर मुहर लगाई गई। कांग्रेस की अगुवाई में मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। अभिसार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमांद्रा। तो इस तरह से बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। कौन बनेगा राष्ट्रपति, जिसका जवाब लगभग 63% वोट्स के साथ दिया जा चुका है। मगर हम जैसे आपको बार बार बता रहे हैं, इस मुकाबले की कई दिलचस्प पहलू भी हैं, कई दिलचस्प पहलू हैं। और उन तमाम पहलुओं के साथ मेरे सहयोगी अखिलेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस मुकाबले में कौन से दिलचस्प पहलू हैं जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बिल्कुल अभिसार, अपने दर्शकों को बताते हैं। सियासी सरगर्मी तो इस वक्त तेज है देश भर में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, लेकिन यह चुनाव दिलचस्प क्यों है, उन आंकड़ों पर जरा नजर फरमाइए। देश के सभी सांसद और विधायक वोट डालते हैं राष्ट्रपति के इस चुनाव में। लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 2 सीटें इस वक्त खाली हैं। यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हम आपको बता दें। अभी कुल वोटों का मूल्य 10,96,071 है। यानी राष्ट्रपति चुनाव में जो वोट डाले जाएंगे, वोटों का जो मूल्यांकन किया जाता है, चुनाव जीतने के लिए 5,48,036 वोट की आवश्यकता इस वक्त है, इसकी जरूरत पड़ेगी। सांसद और विधायकों के लिए अलग अलग रंग के बैलेट होंगे जो वो वोट का इस्तेमाल करेंगे, जिस बैलेट पेपर के जरिए विशेष तरह के पेन का इस्तेमाल होता है। खास तरह की वो कलम होती है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्यों की विधानसभा और संसद में वोटिंग होगी। वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी आपको सरल भाषा में हम समझा दें। आखिर ये राष्ट्रपति चुनाव में मतदान की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, किस तरीके से वोट डाला जाता है। वोटों के मूल्य का निर्धारण किया जाता है और उसके बाद यह पता चलता है कि आखिर किसके पास कितने वोट हैं। अपने दर्शकों को बता दें, आंकड़ों की जुबानी अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर इस वक्त एनडीए खेमा मजबूत नजर आ रहा है। उनके पास उतने वोट हैं जितने वोट की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति के चुने जाने के लिए। लेकिन सियासत इस वक्त तेज है, जिस पर आप बात करेंगे मेरे सहयोगी अभिसार। शुक्रिया अखिलेश। तो जैसे कि अखिलेश बता रहे हैं कि एनडीए मजबूत है, और उस मजबूती की वजह क्या है? क्योंकि एनडीए के खुद की जो वोट प्रतिशत है वो करीब 48.9%, यानी करीब 50% है। इसके अलावा उनके साथ बीजेडी, एआईएडीएमके
और यही नहीं, केसीआर, ये तमाम पार्टीज यानी कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर भी इस मोर्चे में उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल हम आपको बता दें कि आज नामांकन भरने से पहले, उनके निकलने से पहले कई किन्नरों ने मुबारकबाद दी रामनाथ कोविंद को, और यहां तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिल गई है और यही वजह है कि आप देख सकते हैं ब्लैक कमांडोज फिलहाल घर से निकल रहे हैं। इस बीच में यहाँ कुछ किन्नर समाज के लोग भी आए हुए हैं। यहाँ पर जो है कुछ किन्नर समाज के लोग भी आए हुए हैं। रामनाथ कोविंद फिलहाल जो है निकल रहे हैं अपने घर से, जो कि नॉर्थ एवेन्यू में रुके थे। हालांकि जो किन्नर समाज के लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, उनका ये जो है यहाँ बधाई की मांग कर रहे हैं। इनका ये कहना है पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ से जब ये निकल रहे हैं, करीबन जो है 11:15 बजे के आसपास नामांकन किया जाएगा। और अब जो है अपने घर से निकले हैं एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो दिलचस्प जो तस्वीर आपने वहां पर देखी, किन्नरों की मुबारकबाद, मगर इसके अलावा उसके साथ Z+ सिक्योरिटी उन्हें दे दी गई है। कल से उन्हें Z+ सिक्योरिटी दे दी गई है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। और जैसे कि हमने आज बताया, आज संसद भवन में बहुत दिलचस्प नजारा होने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तो होंगे ही, 20 अन्य मुख्यमंत्री होंगे। और इस फहरिस्त में 3 बहुत दिलचस्प नाम हैं। कौन 3 दिलचस्प नाम हैं? नवीन पटनायक, तेलंगाना के सीएम केसीआर, और साथ ही इस फहरिस्त में उनके साथ पलानीस्वामी जो कि तमिलनाडु के सीएम हैं, वो भी होने वाले हैं। बहरहाल एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज नामांकन भरने वाले हैं। उनका सीधा मुकाबला पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार से है। अब से बस कुछ देर बाद, यानी कि अब से ठीक 43 मिनट बाद वो अपना नामांकन भरेंगे। मगर कोविंद यहां तक पहुंचे कैसे? आइए देखते हैं उनके राजनीतिक सफर पर यह रिपोर्ट। आपको सर उम्मीद थी कि आप राष्ट्रपति पद के लिए आप नामित होंगे, आपको एनडीए राष्ट्रपति बनाने के लिए चुनाव के लिए घोषित करेगी? दिशा में हमारा कोई ध्यान नहीं था। आई हैड बीन वर्किंग हियर क्वाइट सैटिस्फैक्टरी। रामनाथ कोविंद, वो व्यक्ति जो एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, वो व्यक्ति जो अगले कुछ दिनों में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान होने वाले हैं। अचानक से सुर्खियों में आए रामनाथ कोविंद मूल रूप से यूपी के कानपुर देहात जिले के डेरापुर तहसील के परौक गांव के रहने वाले हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद गूगल पर इन्हीं के नाम की चर्चा है, लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। रामनाथ कोविंद को पूरी तरीके से जानने के लिए आपको फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। साल 2014 लोकसभा चुनाव। चुनावी रणनीति बनाने के लिए तब के यूपी प्रभारी अमित शाह लखनऊ में डेरा डाले हुए थे। रामनाथ कोविंद बुंदेलखंड की उरई जालौन सुरक्षित लोकसभा सीट से टिकट चाहते थे। वो लखनऊ पहुंचे, लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिला। शायद नियति ने उनके नसीब में कुछ और ही लिखा था। फिर साल 2015 का आया। बिहार जैसे बड़े राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई। लालू और नीतीश से सामंजस्य बैठाने के लिए बीजेपी को राज्यपाल पद के लिए एक कद्दावर नेता की जरूरत थी और उन्होंने रामनाथ कोविंद को चुना और वहां से रामनाथ कोविंद के सितारे बुलंदी पर पहुंच गए। 16 अगस्त 2015 को रामनाथ कोविंद को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। रामनाथ कोविंद को लंबा राजनीतिक अनुभव है। कोविंद पहली बार साल 1991 में कानपुर की घाटमपुर सीट से संसदीय चुनाव लड़े थे, लेकिन तब हार गए। कोविंद को अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी होने का फायदा मिला। साल 1994 से 2006 तक लगातार 12 साल कोविंद राज्यसभा के सदस्य रहे। इस दौरान साल 1998 में कोविंद बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष बने। साल 2007 में कानपुर देहात की भोगनीपुर सीट से कोविंद ने विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार गए। रामनाथ कोविंद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे। रामनाथ कोविंद ने अपने राजनीतिक करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अगर अब सब कुछ ठीक रहा तो दलित जाति से आने वाले रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश ने अब तक कई प्रधानमंत्री दिए हैं,
लेकिन रामनाथ कोविंद यूपी में जन्मे पहले राष्ट्रपति होंगे। रामनाथ कोविंद देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति होंगे। के.आर. नारायणन देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। खास बात यह है कि दलित जाति से आने वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे मोदी की भविष्य की राजनीति है। कोविंद को राष्ट्रपति बना बीजेपी साल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए दलितों को बड़ा संकेत देना चाहती है। इतिहास में सिर्फ संभवतः एक ही मिसाल रही है जब सत्ता पक्ष का उम्मीदवार हार गया है। वो तब जब इंदिरा गांधी या कांग्रेस के उम्मीदवार थे नीलम संजीवा रेड्डी, मुकाबला वीवी गिरी से था, मगर इंदिरा गांधी ने उस वक्त यह अपील कर दी थी कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट डालिए। लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और वीवी गिरी जीत गए। मगर ऐसा इस बार नहीं होने वाला है अरविंद मोहन साहब, क्योंकि हमारी अंतरात्मा की आवाज भी जो है वो राजनीतिक तौर पे इतनी बढ़ चुकी है। मगर सवाल ये, मुझे जो दिलचस्प स्थिति यहां दिखाई दे रही है कि विपक्ष किस तरह से एक मोर्चा मंच पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक सवालिया निशान है नीतीश कुमार का, मगर विपक्ष चाहे वामपंथी दल टीएमसी, समाजवादी पार्टी बीएसपी एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद इस किस्म का मेल दिखाई दे रहा है और इसकी कोशिश चल रही थी। मुझे लगता है ये कोशिश शुरू की नीतीश कुमार ने ही, और सबसे पहले वही बाहर दिख रहे हैं। अब इसकी क्या वजह है, ये लालू तो उसे ऐतिहासिक भूल बता चुके हैं। वो अलग है, स्टेट पॉलिटिक्स में भी हो सकता है या बाहर की पॉलिटिक्स में भी उसका होगा, लेकिन उनके आगे की पॉलिटिक्स अगर बड़ी है, उनको करनी है, तो मुझे लगता है इससे फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह मुलायम सिंह यादव पे फ़र्क पड़ा कि बार बार मुलायम सिंह एक पोजीशन ले रहे हैं, बाद में यू टर्न लेते गए और आज आखिर में देखिए क्या उनकी हालत हुई। मुझे लगता है नीतीश कुमार भी अगर पोजीशन लेंगे इस तरह से कि आप एक तरफ एक पहल करते हैं, दोबारा फिर कोई और पोजीशन लेते हैं, तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी। बिल्कुल, सियासी मकसद क्या है ऐसे में नीतीश कुमार का, वो सवालिया निशान बना हुआ है। मगर बड़ा सवाल आपके सामने, कौन बनेगा राष्ट्रपति, जिसका जवाब लगभग दिया जा चुका है, क्योंकि 48.9% वोट्स पहले से ही रामनाथ कोविंद जी के पास हैं। इसके अलावा अतिरिक्त 13% जो वोट्स हैं वो बीजेडी के, एआईएडीएमके के और साथ ही तेलंगाना से केसीआर के वोट्स हैं। तो ये तमाम पहले से ही उनके साथ नजर आ रहा है और यकीन मानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरात्मा के हिसाब से वोट देने की अपील नहीं करने वाले हैं। आज अब से ठीक 45 मिनट बाद जो है हम वो मंजर देखेंगे जिसमें रामनाथ कोविंद जो है अपने नामांकन दाखिल करेंगे। तो कहा जाए तो 11 बजे एनडीए का शक्ति प्रदर्शन होगा। एनडीए यानी कि मोदी सरकार यह बताने की कोशिश करेगी कि उनके साथ उनके 48 या 39% वोट्स तो हैं ही जो रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाएंगे, मगर इसके साथ 13 अतिरिक्त वोट भी हैं, जिसमें बीजेडी, केसीआर की पार्टी, एआईएडीएमके के दोनों धड़े, आईएनएलडी, ये तमाम दल भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। क्या ये एनडीए का नया स्वरूप है? हालांकि हम ये नहीं भूल सकते कि बीजेडी और बीजेपी का उड़ीसा में सीधा मुकाबला है, तो विरोधाभास भी है इसमें, ऐसा नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात, इस मोर्चे के साथ नीतीश कुमार का जेडीयू दिखाई दे रहा है, जो महागठबंधन के लिए, बिहार में महागठबंधन के लिए सिरदर्द का सबब है। और खुद नीतीश कुमार अगर इस मोर्चे का यानी कि मोदी विरोधी मोर्चे का चेहरा बनना चाहते हैं तो इसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। हम सीधे रुक करना चाहेंगे विजय चौक का, संसद भवन के ठीक बाहर, जहां मेरे सहयोगी राजकिशोर मौजूद हैं। राजकिशोर, 20 मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहुंचेंगे। हमारे दर्शकों के लिए वो नजारा क्या होगा, उसकी अहमियत क्या होगी, वो बयां करें। देखिए, निश्चित तौर पे अभिसार, जिस समय ये बात चल रही थी कि मोदी के साथ राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के एलाइज भी नहीं रहेंगे, ऐसे में वो महागठबंधन बल्कि यूपीए से अगर किसी को तोड़ कर लाते हैं तो उनके लिए बड़ी उपलब्धि है और बड़ा संदेश और संकेत भी है। और यहाँ बात सिर्फ राष्ट्रपति के चुनने की नहीं है, अब 2019 भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये मान लीजिए कि राष्ट्रपति चुनाव से ही नए समीकरणों का घटाव और जुड़ाव शुरू हो चुका है, ये उसी दिशा में कदम है। लेकिन उससे पहले अगर हम राष्ट्रपति पद की बात करें तो पहली बार ऐसा होगा कि भाजपा या संघ से आने वाला कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, क्योंकि इससे पहले एनडीए
ने के समय में निश्चित तौर पे एपीजे कलाम बने थे, लेकिन उनका किसी इस तरीके के संगठन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 48% वोट, जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, आज की तारीख में 62% से ज़्यादा वोट उनके साथ दिखाई पड़ रहा है। तो जीत तो निश्चित मानी जा रही है रामनाथ कोविंद की, लेकिन मीरा कुमार के सामने आने से ये चुनाव और ज़्यादा दिलचस्प हो गया, क्योंकि दोनों ही दलित हैं और एक ही पृष्ठभूमि से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके के सियासी समीकरण बन रहे हैं। और जो आपने कहा नजारे की बात, तो निश्चित तौर पर जब 20 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ खड़े होते हैं तो वो एक विराट प्रदर्शन होगा, और इसका मेरे ख्याल से दर्शकों को भी बहुत ज्यादा शिद्दत से इंतजार रहेगा। राजकिशोर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहने को यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, मगर एक चीज और जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि सोनिया गांधी, जिनके स्वास्थ्य के बारे में अक्सर पिछले काफी अरसे से कुछ चीजें कही जा रही हैं, वो काफी हद तक सफल हुई हैं विपक्ष को एक मंच पर लाने के लिए। यानी कि टीएमसी और वामपंथी दल, समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक ही मंच पर हैं। नीतीश नहीं, हम जानते हैं, मगर ये सब एक मंच पर, और पहल सोनिया गांधी की एक तरह से है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस मामले में तो सोनिया गांधी को श्रेय देना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय पे नीतीश ने एक तरीके से बिल्कुल महागठबंधन से अलग हटकर, और ये सवाल लगातार यूपीए के अंदर से भी उठाया जा रहा था, लालू प्रसाद यादव ने भी एबीपी संवाददाता प्रशांत से जब बात की तो उसमें ये कहा कि इस फैसले की इतनी जल्दबाजी क्या थी जो अब बदलने में इतनी देरी हो रही। तो लेकिन आपको याद होगा, जब रामनाथ कोविंद का नाम आया तो उत्तर प्रदेश से होने के नाते और दलित होने के नाते बीएसपी सुप्रीमो, जो कि दलित वोटों की सबसे बड़ी अलंबरदार हैं, उनको भी रामनाथ कोविंद के पक्ष में खड़े होने को मजबूर होना पड़ा था। लेकिन मीरा कुमार का नाम लाकर एक तरीके से सोनिया गांधी ने इस दांव को थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश की है। निश्चित तौर पर कोविंद की बढ़त जरूर है, लेकिन विपक्ष दूसरी तरफ एकजुट दिखाई पड़ रहा है, कम से कम राष्ट्रपति के मुद्दे पर, और यह कांग्रेस के लिए भी बहुत जरूरी है और विपक्षी दलों के अस्तित्व के लिए भी बहुत जरूरी। कम से कम वो एक यहां पर एक बड़ा मोर्चा, एक करारा जवाब दे सकें, इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण मुहिम। बिल्कुल राजकिशोर, जैसे कि आपने बताया कि 2019 की तैयारी है। अगर रामनाथ कोविंद को ये तमाम 63% वोट्स मिल जाते हैं तो उनका जीतना तय है, मगर ये सांकेतिक एकता विपक्ष की बहुत मायने रखती है, जिसकी वजह से 2019 के चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजकिशोर, हम आप तक लगातार पहुंचते रहेंगे। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। वो सवाल जिसका इंतजार 20 जुलाई को, जिसका जवाब 20 जुलाई को दे दिया जाएगा, कौन बनेगा राष्ट्रपति। तो एबीपी न्यूज पर लगातार बड़ी कवरेज जारी है। सिर्फ आधे घंटे का वक्त रह गया है। 11 बजे लोकसभा में लोकसभा सचिव के सामने, अनूप मिश्रा के सामने अपना नामांकन भरेंगे रामनाथ कोविंद, और उनके साथ होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके साथ 20 मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त। इनमें वो मुख्यमंत्री तो हैं ही जो बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री हैं, बल्कि 3 और चेहरे भी जो हैं जो एनडीए का हिस्सा नहीं है। सियासी तौर पर बहुत अहम खबर है ये। बड़ी बातों के लिए सीधे रुख करना चाहेंगे हम आवांद्रा का। शुक्रिया अभिसार। रामनाथ कोविंद जो कि एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, वो अपने नामांकन दाखिल करने के लिए निकल चुके हैं। आइए बड़ी बातों पर जल्दी से नजर डालते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई रामनाथ कोविंद नामांकन भरने के लिए निकल चुके हैं। संसद भवन परिसर में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में वो नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है रामनाथ कोविंद। अमित शाह ने कुछ दिन पहले उनके नाम का ऐलान किया था। सुबह 11 बजे संसद भवन में वो अपना नामांकन भरेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी की भी मौजूदगी रहेगी। पीएम के अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी वहां होंगे। साथ ही साथ बीजेपी के 40 बड़े नेता भी वहां मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से लड़ाई दलित बनाम दलित हो गई है। 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होगा और 20 जुलाई को नतीजे का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि कौन बनेगा भारत का अगला राष्ट्रपति, क्योंकि 24 जुलाई को प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल खत्म होगा और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से लग रहा है कि अगले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही होने जा रहे हैं। 24 जुलाई तक प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल है, 20 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे और 25 जुलाई को भारत के अगले राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। आपको बता दें, पहली बार 2 दलित उम्मीदवारों में मुकाबला है। एक तरफ रामनाथ कोविंद है तो दूसरी तरफ मीरा कुमार है, जो कि विपक्ष की उम्मीदवार है। कल उनके नाम का ऐलान किया गया। अभिसार। शुक्रिया आमांद्रा। पहली बार 2 दलित उम्मीदवारों का मुकाबला, मगर दूसरी बार जब संभवतः देश को एक दलित राष्ट्रपति मिल सकता है।
जी हां, संभवतः क्या, क्योंकि मुकाबला ही दो दलितों के बीच में है, तो पहली बार के आर नारायण जो हैं वो थे देश के राष्ट्रपति, और अब रामनाथ कोविंद 63% वोट्स के साथ विजेता माने जा रहे हैं। मगर उनका मुकाबला एक बहुत ही मजबूत दावेदार से है, मीरा कुमार। और हम ये ना भूलें कि बेशक विपक्ष के पास संख्या गणित कम है, मगर सांकेतिक तौर पर विपक्ष की एकता के लिए इसके कई मायने हैं। जो दिलचस्प बात है इस मुकाबले की, उसके लिए अब मैं रुख करना चाहूंगा अपने सहयोगी अखिलेश का। बिल्कुल अभिसार, आप सही कह रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के बहाने अरसे बाद विपक्ष के कई चेहरे एक साथ एक मंच पर नजर आए हैं और इसलिए यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अपने दर्शकों को बताते हैं, अगर दोनों खेमों की बात की जाए, कौन सी पार्टी किस तरफ नजर आ रही है इस चुनाव में, और कैसे एनडीए का खेमा जो है, जो पल रहा है, वो भारी नजर आ रहा है। बीजेपी, शिवसेना, अकाली दल, एआईएडीएमके, जेडीयू, पीडीपी, टीडीपी, एजीपी, एलजेपी, आरएलएसपी, अपना दल, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, एआईएएनआर कांग्रेस, बीपीएफ, नागा पीपल्स फ्रंट और एसबीएसपी। कोविंद को इन पार्टियों का समर्थन हासिल है, यानी रामनाथ कोविंद के समर्थन में इन पार्टियों के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो वोट करेंगे। देश के सभी सांसद और विधायक इस चुनाव में वोट डालते हैं, उनके वोटों का मूल्य निकाला जाता है। और हम आपको बताएं कि यह चुनाव जो है, किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव बड़ा दिलचस्प हुआ है। लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 2 सीटें फिलहाल खाली हैं, और ऐसे में ये जो गणित है ये आपको बताते हैं। जो अभी कुल वोटों का मूल्य 10,96,071 है, और उसके बाद अब देखिए ये आंकड़ा क्या कहता है आगे। चुनाव जीतने के लिए 5,48,036 वोट चाहिए, यानी इतने वोट जिस शख्स को मिल जाएंगे, जिस खेमे को मिल जाएगा, उसका राष्ट्रपति बनेगा। सांसद और विधायकों के लिए अलग अलग रंग के बैलेट पेपर होंगे, जो वोट डाले जाएंगे उसकी प्रक्रिया भी हम आपको थोड़ा समझा दें। विशेष तरह के पेन का इस्तेमाल होता है वोटिंग के दौरान, और जो बैलेट है उस पर इस विशेष तरह के पेन का इस्तेमाल किया जाएगा। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है वो तो आपने जान लिया। राज्यों की विधानसभा और संसद में वोटिंग होगी। राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसकी बारीकियां भी हमने आपको समझा दी। अब इसके क्या सियासी मायने मतलब हैं और किस तरह की इस पर राजनीति हो रही है, वो आपको विस्तार से बताएंगे मेरे सहयोगी अभिसार। शुक्रिया आपका अखिलेश। तो एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरने दिल्ली के 10 अकबर रोड, जो कि पर्यटन मंत्री महेश शर्मा का घर भी है, वहां से वो संसद के लिए रवाना हुए। वहां की कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है, मगर उससे पहले हम ये रिपोर्ट देखना चाहेंगे। जी हां, रामनाथ कोविंद का नाम अचानक चर्चा में आया और छा गए, और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, क्योंकि इसके जरिए वो विपक्ष की एकता को खंडित करना चाहते थे। कोविंद दलित हैं और दलितों पर अत्याचार को लेकर पिछले काफी अरसे से चर्चा हो रही थी। तो ये तमाम चीजें थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना चाहते थे। बड़ी बात ये, कोविंद जो है मोदी के करीबी हैं। मुश्किल वक्त में कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के सीएम थे, उनका साथ दिया था। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हम कानून का और कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज वो एसआईटी के साथ में उनकी चर्चा हो रही है। रामनाथ कोविंद का ये बयान साल 2010 का है, लेकिन आज ये बयान प्रासंगिक हो चुका है। साल 2002 के दंगों के बाद चली जांच में रामनाथ कोविंद लगातार तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करते रहे। कोविंद लगातार मोदी के साथ खड़े रहे। पार्टी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ है। पार्टी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ है। साल 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने और कोविंद को मोदी से इसी करीबी का इनाम मिला, और 17 अगस्त 2015 को उन्हें बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। तब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें दलितों के लिए सारी जिंदगी काम करने वाला बताया था। पीएम मोदी से नजदीकियों का नतीजा है कि आज संसदीय दल की बैठक के बाद रामनाथ कोविंद को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, श्री रामनाथ कोविंद एक किसान के बेटे हैं। वो विनम्र पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी गरीबों, अधिकारहीन और आम लोगों की सेवा में लगा दी। मैं आश्वस्त हूं कि श्री रामनाथ कोविंद
एक अप्रतिम राष्ट्रपति बनेंगे और गरीबों, वंचितों और हाशिए पर खड़े समाज की मजबूत आवाज बनेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी ट्वीट कर रामनाथ कोविंद को बधाई दी। अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा, एनडीए का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने पर रामनाथ कोविंद जी को बधाई। मुझे भरोसा है कि सभी राजनीतिक पार्टियां आगे आकर एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन करेंगी। राज्यपाल बनने के बाद भी रामनाथ कोविंद लगातार पीएम मोदी के संपर्क में रहे, उनसे मुलाकात करते रहे। आखिरी बार 4 जनवरी को गुरु पर्व के दौरान पटना में पीएम मोदी और रामनाथ कोविंद की मुलाकात हुई थी और जानकार मानते हैं कि आज की पृष्ठभूमि वहीं से तय होना शुरू हो गई थी। पीएम मोदी ने दलित नेता को राष्ट्रपति बनाकर एक तीर से 2 निशाना लगाया है। बीजेपी के इस दांव से दलितों में साफ संदेश जाएगा कि बीजेपी ही उनकी सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है और इससे 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को और मजबूती मिलेगी। पूरे देश में करीब 20.14% दलित आबादी है, यानी देश में करीब 21 करोड़ लोग दलित समुदाय से आते हैं। रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। संख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा दलित उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो कि करीब 20% हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के लिए तो एक गौरव का विषय है ही। इस देश के अंदर दलित समुदाय के लिए भी इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं हो सकता है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उन्हें बैठने का एक अवसर श्री रामनाथ कोविंद जी के माध्यम से प्राप्त होगा। एक हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रपति पद के लिए ये दलित दांव बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में विरोधियों को चित करने के लिए चला है। पीएम मोदी को साल 2014 की तरह प्रचंड बहुमत लाना है तो दलितों को अपने खेमे में करना बेहद जरूरी है। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता, अरविंद मोहन और साथ ही संसद भवन के ठीक बाहर राजकिशोर मौजूद हैं। बीजेपी ने हमेशा से ही जातिगत राजनीति की आलोचना की है, मगर कंचन गुप्ता ये बात तो सही है कि जब राज्यपाल भी बने थे रामनाथ कोविंद तब भी दलित सियासत का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में किया था। अब भी सही मायने में दलित सियासत ही साधना इसके पीछे का मकसद दिखाई देता है। कंचन जी? जी हां, और ये बात भी सही है कि अगर आप 2014 से लेके 2017 तक देखें, इन 3 साल में भाजपा ने जो किया है कि अपनी जो सोशल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है उसको एक ऐसे लेवल पर ले गए हैं जहां दलित और ओबीसी वोट्स जो हैं उनको इंक्लूड करने के लिए अपनी प्रोफाइल जो एक ये जो पहले कहा जाता था बनिया ब्राह्मण पार्टी है, उससे हटाकर अब जो है ये एक बिग अम्ब्रेला पार्टी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।